हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 का जो सामाजिक विज्ञान का हमारा पेपर आया है। क्या आया है? मॉडल पेपर। उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को बताएंगे आपको, सभी क्वेश्चन को आपको ना रिवीजन करवाएंगे। जितना भी हमने पढ़ाया है ना, उतना हम आपको बता करके रिवीजन करवा देंगे कि भैया देखो हमने सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाया है, लेकिन तुम लोग बस मटर गश्ती करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिल रहा है। और 15 मिनट का ये जो टाइम मिल रहा है ना, ये आपको ताक झांक करने के लिए मिल रहा है ना, ताकि आप अपनी व्यवस्था को सेट कर लें, है ना। और देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि 15 मिनट परीक्षार्थी को ताक झांक करने के लिए निर्धारित है। ठीक है, पूर्णांक आपका टोटल 70 नंबर का होगा, ये देख लेना। और एग्जाम में लापरवाही मत करना। ठीक है, ये है हमारा यूपी बोर्ड का। ठीक है, यूपी एमएसपी। आपको अगर यदि कुछ बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यूपी एमएसपी एक बोर्ड एग्ज़ाम की साइट है ना, वेबसाइट है, और इसी वेबसाइट पर आप लोग जा कर के जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी निर्देश हैं आप लोग पढ़ लेंगे। और अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, जो इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलो का नंबर देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ओ शिट, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है भैया। क्या लिखना है? पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? बताओ। पहला का नंबर, सत्ता के सभी जाति समूहों की साझेदारी। सत्ता के गिने चुने लोगों की साझेदारी। अच्छा बेटा, अब तुम गिने चुने लोगों की साझेदारी करोगे? नहीं करोगे। सत्ता के सभी धर्म के लोगों की साझेदारी, मतलब सत्ता में जो भी रहेंगे उनको सभी धर्म के लोग की साझेदारी कर दोगे? नहीं करोगे। उपरोक्त में कोई नहीं, यानी कि 3 ऑप्शन नहीं हो सकते। फिर भैया होगा कौन? पहला का नंबर क्या बोल रहा है कि सत्ता में सभी जाति समूहों की साझेदारी करना ही बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, इसका का नंबर राइट आंसर है। ठीक है, अब आइए खा नंबर इधर देख लेते हैं। नहीं, ऊपर करना ही पड़ेगा, है ना। आइए, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको किस घटना के कारण स्थगित कर दिया? रॉलेट एक्ट? नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड? बिल्कुल नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हो रहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। अब रॉलेट एक्ट क्या है आगे बताएंगे। खिलाफत आंदोलन? नहीं। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था, है ना, चौरी चौरा कांड, एक चौरी चौरा स्थान है, ठीक है, वहाँ पे पुलिस वालों को क्या किया गया था? चौरी चौरा कांड पर एक मेरा स्पेसिफिक वीडियो है, ठीक है, इंडिविजुअल एक वीडियो पढ़ रखा है चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में। ठीक है, तो वो वीडियो को आप लोग जा कर के देख लेना, उसमें आप लोग को बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, उसमें बहुत चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। तो क्या हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड में कि कुछ जो आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने पुलिस वालों को अंदर जेल में बंद करके आग लगा दिया था। ठीक है, इस वजह से गांधी जी को जब पता चली, गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, है ना, तो उनको पता चली तो उन्होंने कहा बस अब हो गया, अब मैं नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आइए कि 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन था? ठीक है, विक्टर इमैनुएल बिस्मार्क, विक्टर इमैनुएल सेकंड, काबूर। तो भैया जो 1861 में संयुक्त इटली का शासक था वो था विक्टर इमैनुएल। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बता सकते हो? बताओ, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू? हमें नहीं लगता कि ये पुस्तक लिखे होंगे, है ना, नहीं हो सकते। रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर भैया हिंद स्वराज तो नहीं लिख रखे। बाल गंगाधर तिलक? लिख सकते थे लेकिन इन्होंने लिखा नहीं। तो किसने लिखा हिंद स्वराज पुस्तक? उन्होंने लिखा महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखा? हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी के बारे में बता दें कि एक इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है, जिसने ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से, बाहरी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए हैं, और
उसके बाद भी वो भारत की आज़ादी के लिए सिर्फ एक धोती और कुर्ता पहन करके, ठीक है, सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता पहन करके लड़ाई में अपने आप को झोंक दिए। ठीक है, कहते हैं कि गांधी बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गोडसे तो हर कोई बन सकता है ना। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, समझ लेना। ये देखो 1 नंबर लिख रखा है यहाँ पे। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हो गया, है ना। बताओ जर्मनी में ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण युद्ध हुआ, मतलब उस युद्ध के होने के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया हो। मैंने आपको बताया है, इनके इसमें प्रसा ढूंढो। प्रसा, जर्मनी का एकीकरण जब हुआ था जब फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? जब फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ था, उसी के दौरान, इस युद्ध के दौरान ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध नहीं, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का युद्ध नहीं, फ्रांस और प्रसा युद्ध द्वारा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी गलत आंसर है। चलिए 6 नंबर आइए। भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो जो भाषाएं हैं, है ना, जो लैंग्वेज हैं, उनको भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के? 2। 7वां नंबर क्या पूछ रहा है? गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो भैया गांधी जी द्वारा चलाए गए सबसे पहला आंदोलन आप लोग देख लो, क्या है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, कौन सा है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, पहला आंदोलन हो गया। और दूसरा आंदोलन आपका कौन सा ले लो? भारत छोड़ो आंदोलन ले लो, है ना। दूसरा आंदोलन कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। हो गए गांधी जी के 2 आंदोलन, है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण लिखिए। भैया लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर लोगों की सुनी जाती है। किसकी? लोगों की सुनी जाती है। अब भैया कोरिया में चले जाओ, उत्तर कोरिया में, दक्षिण कोरिया में चले जाओ आपकी सुनेगा का तानाशाह? मार देगा। रेड लाइट जंप कर दिए ना तो भी वो तुम्हें दौड़ा के मारेगा, फांसी की सज़ा सुना देगा। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर लोगों की सुनी जाती है। यहाँ पर कोई जो हमारा शासक या तानाशाह नहीं होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन इसीलिए अच्छा माना जाता है, यहाँ पे तानाशाह वगैरह नहीं होता है, सभी लोगों का अधिकार होता है। ठीक है, तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं या लोकतांत्रिक सरकार होती है, वो सदैव लोगों के लिए उत्तरदायी होती है। किसकी? लोगों की सुनती है। ठीक है, लोगों की उत्तरदायी होती है। ठीक है, उनको कुछ दिक्कत आती है तो तुरंत एक्शन लेती है। ठीक है, लेकिन अगर तानाशाही की सरकार है तो लोगों को दिक्कत आ जाए जिसको, वो तुरंत वो अपना मनमानी करेगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखो। भारत की उत्तरी पूर्व सीमा पर 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। बताओ, जो भारत की उत्तरी पूर्व सीमा है उधर भैया ये वर्मा वगैरह, म्यांमार हो गया। ठीक है, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर 2 लोकतांत्रिक देश, पहला तो हो गया हमारा बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश एक प्रकार से पूरा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, बांग्लादेश के बाद हमें बोल रहा है उत्तरी पूर्वी सीमा पर। हाँ, पहला तो हो गया बांग्लादेश, इसके बाद और कौन सा हो गया? बांग्लादेश, इसके बाद आपका आ गया म्यांमार। ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ये 2 हैं कौन? लोकतांत्रिक देश। ठीक है, आइए 10 नंबर क्या है? मरियान और जर्मेनिया कौन थी? उनको चित्रित करने का उद्देश्य क्या था? तो भैया जो मरियान और जर्मेनिया, ठीक है, तो ये मरियान और जर्मेनिया क्या थी? कहानी है, थोड़ा सा सुनाई दे रहा हूँ कि जो फ्रांस है ना, ये फ्रांस था मरियान। फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा क्या किया गया था कि स्वतंत्रता, न्याय और विचारों को प्रकट करने के लिए एक नारी रूपक का प्रयोग नारी रूपक का प्रयोग किया गया था।
किसका प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था नारी रूपक का प्रयोग किया गया था। ठीक है, फ्रांस की इस नारी रूपक को मरियान का नाम दिया गया था। ठीक है, एक सेकेंड, है ना, यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया था? यहाँ पे प्रयोग किया गया था नारी रूपक का, समझना। ठीक है, और जो फ्रांस की नारी रूपक थी उसको मरियान का नाम दिया गया। ठीक है, और यही रानी रूपक जो जर्मनी की थी उसको जर्मेनिया का नाम दिया गया, है ना, समझना। उसको क्या किया गया? उसको जर्मेनिया का नाम दिया गया। जो मरियान था, है ना, मरियान जो था एक प्रकार की प्रतिमा थी, है ना। मरियान जन राष्ट्रों के विचारों को रेखांकित करती थी, है ना, जन राष्ट्रीयता के विचारों को, है ना, राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान को, अपने प्यार को। जैसे हमारा तिरंगा है, आज तिरंगे के पीछे सोचो कितने लोग मर मिट जाते हैं, है ना। तो मरियान जो था, मरियान जो इनका जो चिन्ह था, ठीक है, चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, है ना। मरियान के जो चिन्ह थे वो भी किसके थे? वो भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। ठीक है, इनके जो चिन्ह, इसमें जो चिन्ह बने थे वो भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। ठीक है, इसमें चिन्ह में क्या था? मरियान में एक चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें था हमारा लाल टोपी, समझना। चिन्ह में क्या था? लाल टोपी था, ठीक है, इसके बाद तिरंगा था और कलगी थी। ठीक है, 3 चीज़ें थी। ठीक है, इसको मैंने पढ़ाया भी था आपको। ठीक है, अब देखो, जो मरियान की जो प्रतिमाएं थी उनको हर जगह लगाया गया, चौराहों पर लगाया गया, चौकों पर लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि जनता को एकता का राष्ट्रीय का प्रतीक याद दिलाता रहे, है ना। जो जनता है, जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। और जो मरियान की छवि थी ना, यहाँ तक कि मरियान की छवि डाक टिकटों में भी अंकित किया गया। कहाँ पर? डाक टिकटों में भी लगाया गया, डाक टिकटों के अंदर भी अंकित किया गया। ठीक है, चलो अब भैया अब आता है जर्मेनिया के बारे में। देख लो, जर्मेनिया क्या था? जर्मनी राष्ट्र का रूपक बन गया था। जो जर्मेनिया था वो जर्मनी राष्ट्र का रूपक बन गया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कुछ चाक्षुष अभिव्यक्तियाँ बताया था ना, चाक्षुष अभिव्यक्तियाँ अभी तक मुझे याद है ना, चाक्षुष अभिव्यक्तियाँ। ठीक है, चाक्षुष अभिव्यक्तियाँ में क्या था कि चाक्षुष अभिव्यक्तियाँ में जो जर्मनी था वो बालूत वृक्ष के पत्तों को पहनता था, है ना। क्या पहनता था? बालूत वृक्षों के पत्तों को। ठीक है, ये क्या करता था? बालूत वृक्ष के पत्तों को पहनता था, क्योंकि जो बालूत का वृक्ष है ना, जो जर्मनी है वो बालूत को वीरता का प्रतीक मानता था। ये पढ़ाया था मुझे, बिल्कुल मुझे याद है ना। बालूत का वृक्ष है वो वीरता का प्रतीक माना जाता है ना। ये है इसका सही आंसर। ये एक MCQ के अंदर भी आपसे पूछ सकता है कि किस वृक्ष को वीरता का प्रतीक मानते हैं, तो वो था बालूत वृक्ष। कहाँ में था? जर्मेनिया में, जर्मनी में। ठीक है यार, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब से उसी थोड़ा थोड़ा बता के मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या है? तो भैया रॉलेट एक्ट 1919 में लगाया गया था। रॉलेट एक्ट के अंदर ये था कि भारत के जो लोग थे उनको बिना कुछ जुल्म किए हुए उनको अंदर कर देते थे, उनकी खूब कुटाई करते थे, है ना। तो इसका विरोध करने के लिए गांधी जी वगैरह ये सब एक सभा आयोजित किए थे, और सभा थी जलियांवाला बाग में। ठीक है, सभा कहाँ थी? जलियांवाला बाग के अंदर। और जलियांवाला बाग के अंदर हुआ था, तभी जनरल डायर आकर के गोली चलवा दिया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा किए सीधे उसको जेल के अंदर, और उसकी सुनवाई एक अलग से वहाँ पे होती थी, है ना। तो इस वजह से ये रॉलेट एक्ट आपका नहीं टिक पाया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है भैया उनको मैं इतना डिटेल से नहीं बताऊँगा, नहीं तो आपको ये पता 1.5-2 घंटे का बनेगा, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं अब क्या है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, जो वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में है ना, जो भारत है, भारत एक महान और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या है? जो भारत है ना, वो
एक महान एवं विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आपको पता है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। परंतु क्या है, परंतु इसके समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां पैदा होती हैं। इतना लोकतांत्रिक देश है लेकिन इसके समक्ष भी बहुत ढेर सारी समस्याएं और जो चुनौतियां हैं वो प्रारंभ होती है। भैया इनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, चुनौतियों के बारे में, ठीक है। इन जो चुनौतियां होती जैसे हो गया हमारा संप्रदायवाद हो गया, है ना, जातिवाद हो गया, जातिवाद में देखिए कैसे लड़ाई होती, क्षेत्रवाद हो गया, किसी का इतना क्षेत्र वो भी लड़ाई करता है। इसके बाद गरीबी हो गई, हिंसा हो गई, अपराधीकरण हो गई, है ना, अशिक्षा हो गई, सामाजिक एवं आर्थिक ये जो असमानताएं हैं ये हो गई, और जनसंख्या वृद्धि भी हो गई, है ना। सबसे बड़ी चीज़ आती है, क्या आती है, जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो भैया लड़ाई होगी कि नहीं होगी, है ना, चुनौतियाँ आएंगी कि नहीं, जनसंख्या वृद्धि आदि इनका जो मुख्य कारण है, ठीक है। और जब तक जातिवाद, क्षेत्रवाद, अपराध, हिंसा, है ना, अशिक्षा, सामाजिक, जनसंख्या वृद्धि, इन सभी का निवारण नहीं हो जाता है तब तक संपूर्ण भारत का विकास नहीं हो सकता है। बताओ, अगर भारत में खूब ढेर सारी जनसंख्या हो जाए तो क्या आप कहेंगे कि भारत का संपूर्ण विकास हो गया? नहीं हो गया, भारत का संपूर्ण विकास नहीं हुआ, और ना ही शुद्ध रूप से इसमें लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है ना। शुद्ध रूप से लोकतंत्र की स्थापना मतलब बिल्कुल सिंपल, सीधा, बिल्कुल शांत देश होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए आपका नीचे वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसे लिख सकते हैं ना, अब ये तो आप लोग लिखने वाले ही हैं, ठीक है। चलो, क्या है कि आर्थिक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों के 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख कीजिए, और क्या बोल रहा है, और उन उत्तर की पुस्तिकाएं उपरोक्त का उदाहरण दे करके लिखिए। अच्छा भैया, ये उदाहरण मांग रहा है यार, सोचो है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आर्थिक के बारे में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय जो थे उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, और उसके बारे में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर स्पष्ट करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक मंदी का कारण क्या था, किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का है, 6 नंबर का है, मतलब आपको 1 पेज तो कम से कम लिखना ही लिखना है, ठीक है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो आर्थिक मंदी आई थी उसका क्या कारण, इसका वीडियो बना हुआ है और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का क्या नाम है, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th सोशल साइंस, ठीक है, वहीं पर आपके वीडियोज़ ये वाले हैं। चलिए आगे आइए भैया, ये क्वेश्चन भैया सब बड़े बड़े, इनको मैं फुल डिटेल से नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन उनको बता दूंगा, इनको मैं आपको बता दूँ क्योंकि इनको मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी आपको प्रवेश सर पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है उन्होंने। और ये जो सत्ता की साझेदारी है ना, इसको मैं देखा हूँ भैया, मैं भी पढ़ा हूँ, क्योंकि जब वो क्लास ले रहे थे तब मैं भी स्टूडियो में ही था, ठीक है, और मैं भी इसको पढ़ा हूँ, तो ये मुझे याद है थोड़ा सा, देखो बता दे रहा हूँ कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें समाज के प्रत्येक समूहों और समुदायों की भागीदारी होती है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के अंदर क्या होता है कि समाज के प्रत्येक समुदाय और जो समूह होते हैं, ठीक है, और समुदाय होती है उनकी भागीदारी होती है, ठीक है। जो सत्ता की साझेदारी होती है ना, वो मतलब एक चीज़ तो उसमें साझेदारी होती है और दूसरा नैतिक कारण होता है, ठीक है। यह क्यों आवश्यक है भैया? सत्ता की साझेदारी अगर आवश्यक नहीं करोगे, सत्ता की साझेदारी अगर करोगे तो लोकतांत्रिक सरकार होगी, लोकतांत्रिक देश होगा, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। और जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, नागरिकों के पास इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीके के बारे में उनसे सलाह ली जाए, ठीक है, शासन को कैसे चलाया जा रहा है, क्या चीज़ें बदलाव की जा रही है, इस चीज़ों में उनको बताया जाए। संघवाद का क्या अर्थ है, इसको भी प्रवेश सर ने पढ़ाया है, ठीक है, वीडियोज आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आइए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। इनको बताया जा रहा है कि आपको रेखांकित चित्रों में व्याख्या करना है, मतलब भारत का मैप बनाना है, ठीक है। भारत का मैप बनाने के बाद आपको
है ना। ये देखो अब ऐसे ना है ना, ये ऊपर वाला जो आप लोग सोचते हैं ना वो भारत का नहीं है, ऊपरी भाग है ना, वो दिखाया जाता है इतना प्यारा सा, लेकिन ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? वो हुआ था अमृतसर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब के पास है, ठीक है, अमृतसर पंजाब। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ पे? अमृतसर। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो भाई यार नमक बनाना कहाँ पर प्रारंभ किया? दांडी में, ठीक है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो वो किए थे भैया यहाँ पे बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। और अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो बंगाल का नदियाँ जिला था। कौन सा? नदियाँ जिला, ठीक है, बंगाल का नदियाँ जिला। घ नंबर क्या है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। जो भैया सूती मिल के जो श्रमिक हैं उन्होंने सत्याग्रह कहाँ पे किया था? तो वो किए थे अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। कहाँ पे किए थे? अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। देखिए वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1920 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये थोड़ा सा डाउट कर रहा है क्या? 1920 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो हाँ बिल्कुल क्लियर है, ये हुआ था हमारा कोलकाता के अंदर, ठीक है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल इधर ही है ना। आपको मैं एक भारत का मानचित्र भरना सिखाया हूँ, है ना, मानचित्र भरना सिखाया हूँ। तो आप लोग भारत का मानचित्र लिख करके लास्ट में यूट्यूब पर आप लोग जो सर्च करेंगे लास्ट में आप लोग बायो अमन जरूर डाल देंगे, ठीक है, बायो अमन सर या बायो अमन डाल देंगे तो वहीं पर आपको जो वीडियोज़ है ना वो सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन जस्ट अब नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो गांधी जी ने नमक बनाना कहाँ प्रारंभ किया? दांडी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर। क्लियर है यहाँ पे? चलो आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन। ख नंबर क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार मतलब ऐसे भैया वहाँ पे मतलब वो है ही नहीं है, क्या मतलब एक समतल भूमि है ही नहीं है कि वहाँ पे समतल भूमि में खेती की जा सके। यहाँ पे भी फल पेड़ उगाएंगे, है ना, यहाँ पर भी उगा लेंगे, फिर यहाँ पर भी उगा लेंगे, सीढ़ीदार खेती होती है वहाँ पे, है ना। कहाँ पे? पंजाब में भैया क्या पहाड़ी है बहुत ज़्यादा? नहीं। उत्तर प्रदेश में सीढ़ीदार खेती? नहीं। हरियाणा के अंदर भी नहीं। कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है ना। उत्तराखंड में आप लोग देखें पहाड़ का एरिया है भैया, तो उधर सीढ़ी में ही खेती कर लेते हैं, है ना, सीढ़ीदार खेती। सीढ़ी में खेती का ये मतलब मत समझ लेना घर में ही खेती कर लेते हैं वो, है ना, घर में नहीं बाहर सीढ़ीदार खेती, ठीक है। निम्न में से रबी की फसल कौन है? भैया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, चना, कोई और देखो ही नहीं, है ना। फिर देखो झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो झारखंड में स्थित है कोडरमा वो सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादक है। किसका? अभ्रक का उत्पादक। बॉक्साइड का नहीं, लोहे के ऑक्साइड है, एक्सटांबा नहीं, अभ्रक का उत्पादक है वो, ठीक है। आ जाओ भैया 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर नहीं, राजस्थान के अंदर नहीं, झारखंड के अंदर नहीं। बताओ, इस एरिया से आप लोग देख रहे हो। अब इसका मैं जवाब ही नहीं दूंगा, लेकिन जवाब तो आप लोग समझ गए होंगे। इस एरिया से जहाँ से आप लोग देख रहे हो नीचे कमेंट करो आपके यहाँ काली मृदा पाई जाती है कि नहीं, जल्दी करो। सभी का कमेंट मुझे चाहिए, आप लोग कमेंट में देख लेते हो तो मैं खुश हो जाता हूँ, हैप्पी। और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि हमारे 70% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ 30% बच्चे ऐसे हैं जो ही सब्सक्राइब करते थे। 70% वालों में आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं भैया कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत मेहनत लगती है यार हम लोग को भी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव विकास जो सूचकांक है HDI है वो भारत का स्थान कितना है? ठीक है, भारत में उसका स्थान कितना है? 120वां, 180, 190, 130। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे हिसाब से 130 होना चाहिए, है ना। 130 आंसर इज क्लियर, ठीक है। चलिए 20 नंबर आइए। भारत आय की दृष्टि में कैसा राष्ट्र है? तो जो भारत आय की दृष्टि में पूछ रहे हैं ना, आय की दृष्टि में उच्च आय वर्ग वाला राष्ट्र नहीं है, ठीक है। मध्य आय वर्ग वाला नहीं है,
निम्न आय वर्ग वाला, ये भी नहीं। तो ये भैया जो भारत आय की दृष्टि में है ना, वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोल रहा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है? जैव और अजैव संसाधन का कोई दो अंतर लिखिए। भैया जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन जिसमें सजीव चीज़ें होती हैं, ठीक है, और अजैव संसाधन जिसमें निर्जीव चीज़ें होती हैं, है ना। बताओ जैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है? जैव संसाधन की जो प्राप्ति होती है वो होती है जीवमंडल से। कहाँ से? जीवमंडल से। और इनमें क्या होता है? इनमें जीवन व्याप्त होता है, ठीक है, इनके अंदर जीवन होता है, ठीक है। उदाहरण क्या है? उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, मनुष्य, मछली, खरगोश, चीता, पशु आदि, है ना। और जो अजैव संसाधन क्या होते हैं? अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होते हैं समाप्य, है ना, और दूसरे होते हैं असमाप्य। एक होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं और दूसरे क्या होते हैं? असमाप्त हो। जैसे हुआ हमारी चट्टानें हो गई। अजैव संसाधन बताओ ना, चट्टानें हो गई, सोना हो गया, चांदी हो गई, धातुएं हो गई, है ना, ये सभी चीज़ें हो गई क्या? अजैव संसाधन। ठीक है, अब आइए, अब क्या बोल रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो भैया सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? देखना, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो किसी देश में उत्पादित होने वाली कुल आय में से निर्यात होने वाली आय को घटाने के बाद जो भी आय हमारी बच जाती है, उस जो भी आय से जो वो आय बच रही है, उससे जो हमारी राशि बच रही है, पैसा बच रहा है, उसी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, प्रच्छद बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। तो भैया जो प्रच्छद बेरोजगारी है, प्रच्छद बेरोजगारी को हम लोग एक सेकेंड, प्रच्छद बेरोजगारी को हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। और यह वह स्थिति होती है जब एक श्रमिक काम तो करता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है ना, ये होती है प्रच्छद बेरोजगारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है? आग्नेय चट्टानें क्या होती है बता दूं? आग्नेय चट्टानें देखो, जिन चट्टानों का धरती पर सबसे पहले निर्माण हुआ, ठीक है, किसका? जिन चट्टानों का धरती पर सबसे पहले निर्माण हुआ उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इन चट्टानों का जब किसी दबाव या गर्मी के कारण ये किसी और रूप में बदल जाती हैं तो इनको कायांतरिक चट्टानें कहते हैं। यानी कि आग्नेय चट्टानें ही बाद में कायांतरिक चट्टानें बनती है। कैसे? जब वो दबाव के कारण में आकर के या गर्मी के कारण में आकर के किसी और रूप में बदल जाती है तो उनको कायांतरिक चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, अब लिखना अपना उसके बारे में। ठीक है, किसी एक पेय फसल का नाम बताइए। भैया इसको भी आप लोग लिखना है, 2-3 नंबर का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए, प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अपना किताब में देखना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। संक्षिप्त परिचय, वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण ये होता है कि वैश्वीकरण का जो ये तात्पर्य होता है, वैश्वीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच क्या होता है? विभिन्न देशों के बीच भावना का संचार हो। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं भावना का संचार होता है। ठीक है, जो वैश्वीकरण की भावना होती है वो वैश्विक आधार पर तीव्र एकीकरण का वातावरण निर्मित करती है। ठीक है, जैसे अलग अलग देशों के बीच एकीकरण का वातावरण, ठीक है, क्या करती है? एकीकरण का वातावरण निर्मित करती है। ठीक है, ये होता है। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? अब देखो वैश्वीकरण में क्या होता है, वैश्वीकरण के द्वारा जो उपलब्धियां हैं ना वो कई स्तरों पर होती हैं। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास कैसे होगा? लिख दो इसको, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास जब भैया दूसरे राष्ट्र से तुम्हारे अच्छे भेदभाव होंगे, एकीकरण का वातावरण होगा, तभी तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी तुम्हारे यहाँ, तभी तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास होगा। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास। फिर आता है प्रौद्योगिकी का विकास। क्या आता है? फिर आता है हमारा प्रौद्योगिकी का विकास। फिर आता है संचार एवं जो परिवहन होता है, ठीक है, इसका विकास हो गया।
संचार एवं परिवहन का विकास हो गया। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल जो मार्केट होती है वो क्या होता है? इंटरनेशनल मार्केट यानी कि जब किसी वस्तु को, ठीक है, क्रेता और विक्रेता, जो खरीदने वाला है जो बेचने वाला है, वो विश्व के बने, है ना, जो विश्व के विभिन्न राष्ट्र हैं, ठीक है, उनके क्रय विक्रय के हिसाब से करते हैं। विश्व जो उन चीज़ों का मूल्य डिसाइड करता है उसको हम लोग इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। और उसमें क्या होता है इंटरनेशनल मार्केट में, कि वस्तु की जो मांग होती है वो देश या विदेश में हो तो उस वस्तु का बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है। ठीक है, जैसे सोना है, सोना आप लोग अगर बाहर जाओगे तो भी वही रेट मिलेगा, चीन जाओगे वही रेट, पाकिस्तान वही रेट, इंडिया आओगे वही रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जैसे एग्जाम्पल हो गए हमारे, सोना हो गया, ठीक है, फिर चाय हो गया, चाय भी अंतर्राष्ट्रीय उसमें जाता है, गेहूँ हो गया, ठीक है, सब लोग खाते हैं, ठीक है, चांदी भी हो गया, आदि चीज़ें। ठीक है, ये हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गए, इनकी 5 विशेषताएं अब आप लोग लिखेंगे, समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, कैसे लिखना है। इसके बाद बस बहुत मतलब बिल्कुल करीब हम लोग पहुंच चुके हैं ना। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो हमने देख लिया। 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 27 नंबर प्रश्न ये हमसे कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता, ठीक है, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनों का मापदंडों को लागू करना चाहिए? ठीक है, भारत में जो उपभोक्ता हैं उनको समर्थ बनाने के लिए, तो भैया उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए बहुत से कानून लागू हैं। ठीक है, किनको लागू करना चाहिए ये आप अब जब अपनी NCERT बुक में देखेंगे तो आप पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया इस चीज़ के बारे में, तो प्लेलिस्ट पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करना आप लोग देख लेना। और हमारा एक सेकंड चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोज़ को जरूर से ज़रूर देखना। ठीक है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इन 2 कथनों पर अपने व्याख्या दीजिए। भैया इसको फिर लिखना है ना, मैं इतना नहीं बताऊंगा, वैश्वीकरण बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करोगे तो वैश्वीकरण में पढ़ा दूंगा। ठीक है, वैश्वीकरण बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन मैं पढ़ा सकता हूँ आप लोग को। 28 नंबर क्या है? मानचित्र कार्य। क्या बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित, यानी कि मानचित्र आपको बनाना है। ठीक है, मानचित्र बनाना है, अब आके चिन्ह द्वारा आपको वो करना है। ठीक है, ये गलत बन गया, आप लोग बना लेना है ना, भारत का मानचित्र जैसा भी है। ठीक है, तो देखो चिन्ह क्या बोला, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान बनाना है। तो भैया पश्चिम बंगाल का उद्यान क्या है? पश्चिम बंगाल का उद्यान आपका ये है सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। फिर है नर्मदा नदी पर बने बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित कीजिए। नर्मदा नदी पर जो बांध बना है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी पर जो भैया बांध है उसको बोलते हैं सरदार सरोवर। ठीक है, सरदार सरोवर। और ये नर्मदा नदी कहाँ पे? गुजरात। और ये बांध कहाँ पे बना है? गुजरात के एक केवड़िया गांव है। कहाँ पे? केवड़िया गांव, याद रखना इस चीज़ को। महानदी चिन्ह द्वारा नामांकित कीजिए। कोई महानदी को नामांकित कीजिए, तो हम महानदी जो है रायपुर देख लो। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप लोग अगर छत्तीसगढ़ से कोई बच्चा देख रहा है तो वहाँ पे जो भी महानदी है उस महानदी का नाम बताएं रायपुर में। ठीक है, ठीक है। फिर झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नामांकित कीजिए। तो जो झारखंड का कोयला क्षेत्र है वो है झरिया खदान। क्या नाम है? झरिया खदान। और ये झारखंड धनबाद में है। कहाँ पे? झारखंड धनबाद में, धनबाद के अंदर है। ठीक है, अब आइए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिन्ह द्वारा नामांकित कीजिए। भारत का जो पूर्वी तट है, इसको एग्जैक्ट यार, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन बोल रहा है। ठीक है, तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन है जो पारादीप उड़ीसा है। ठीक है, पारादीप करके है ना, पारादीप उड़ीसा। क्लियर है मेरे को? पारादीप उड़ीसा। ठीक है, तो ये थे आपके 28 क्वेश्चन और ये अब आपके क्वेश्चन अब क्लियर होते हैं। ठीक है, तो यदि कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो और अच्छा ना लगा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर हम जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है,
तो बस आपको कमेंट करना है नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, और हाँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।